आज की ये कहानी है मुगलों से जमकर लोहा लेने वाले बंदा सिंह बहादुर की। इनके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। बंदा सिंह बहादुर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी विपरीत दिशा में जी। किशोर अवस्था में संत बनने वाले बंदा अपनी जिंदगी के बारे बाद के सालों में संसारिक जीवन की तरफ लौटे और ऐसे लोग कम देखने में आए जो बहुत कम समय में हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अध्येता से एक बहादुर योद्धा और एक काबिल नेता में तब्दील हो गए हों। और सिख रिसर्च इंस्टीट्यूट टेक्सास के संस्थापक हरिंदर सिंह लिखते हैं कि 38 वर्ष का होते होते हम बंदा सिंह बहादुर के जीवन की दो पराकाष्ठाओं को देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह से मुलाकात से पहले वो वैष्णव और शैव परंपराओं का पालन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सैनिक प्रशिक्षण, हथियारों और सेना के बिना 2500 किलोमीटर का सफर तय किया। और आप देखिए 20 महीने के अंदर सरहिंद पर कब्जा कर खालसा राज की स्थापना की उन्होंने। और गुरु गोविंद सिंह से मुलाकात। बंदा सिंह बहादुर का जन्म 27 अक्टूबर 1670 को राजौरी में हुआ था। बहुत कम उम्र में वो घर छोड़कर बैरागी हो गए। उन्हें माधो दास बैरागी के नाम से जाना जाने लगा। वो अपने घर से निकल गए और देश भ्रमण करते हुए महाराष्ट्र में नांदेड़ पहुंचे, जहां 1708 में उनकी मुलाकात सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह से हुई। गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें अपनी तपस्वी जीवन शैली त्यागने और पंजाब के लोगों को मुगलों से छुटकारा दिलाने का काम सौंपा। जीएस गरेवाल अपनी किताब सिक्स ऑफ पंजाब में लिखते हैं कि गुरु ने बंदा सिंह को एक तलवार, 5 तीर और 3 साथी दिए। साथ ही उन्होंने एक फरमान भी दिया जिसमें कहा गया था कि वो पंजाब में मुगलों के खिलाफ सिखों का नेतृत्व करे। गोपाल सिंह अपनी किताब गुरु गोविंद सिंह में इसका और वर्णन करते हुए लिखा, गुरु ने बंदा बहादुर को 3 साथियों के साथ पंजाब कूच करने के निर्देश दिया और उनसे कहा गया कि वो सरहिंद नगर पर जाकर कब्जा करें और अपने हाथों से वजीर खां को मृत्युदंड दें। बाद में गुरु भी उनके पास पहुंच जाएंगे। और बंदा बहादुर पंजाब पहुंचे। बंदा सिंह बहादुर पंजाब की तरफ निकल पड़े, लेकिन कुछ दिन बाद ही जमशीद खान नाम के एक अफगान ने गुरु गोविंद सिंह पर खोखरी से वार किया। गुरु गोविंद सिंह कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। राजमोहन गांधी अपनी किताब पंजाब आ हिस्ट्री फ्रॉम औरंगजेब टू माउंट बैटर में लिखते हैं कि घायल होने और अपनी मृत्यु के बीच गुरु गोविंद सिंह चाहते तो अपने पूर्ववर्तियों की तरह किसी व्यक्ति को अगला गुरु नामांकित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने साफ घोषणा की कि उनके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के स्थायी गुरु का दर्जा दिया जाएगा। वर्ष 1709 में जब मुगल बादशाह बहादुर शाह अभी भी दक्षिण में लड़ाई लड़ रहे थे, बंदा बहादुर पंजाब में सतलज नदी के पूर्व में जा पहुंचे और सिख किसानों को अपनी तरफ करने के अभियान में जुट गए। और सबसे पहले तो उन्होंने सोनीपत और कैथल में मुगलों का खजाना लूटा। मशहूर इतिहासकार हरिराम गुप्ता ने अपनी किताब लेटर मुगल हिस्ट्री और पंजाब में उस जमाने के मुगल इतिहासकार खफी खां को कहते बताया कि 3 से 4 महीने के भीतर बंदा बहादुर की सेना में करीब 5000 घोड़े और 8000 पैदल सैनिक शामिल हो गए। कुछ दिनों बाद इन सैनिकों की संख्या बढ़कर 19,000 हो गई। जब समाना का पर हमला। इस जमींदारों के अत्याचारों से त्रस्त सरहिंद के किसान बहुत कठिन जीवन बिता रहे थे। उनको एक निडर नेता की तलाश थी। वो ये भी नहीं भूल पाए थे कि गुरु गोविंद सिंह के बेटों के साथ क्या हुआ था। और उस इलाके के सिखों ने बंदा को छोड़ घोड़े और धन उपलब्ध कराया। कई सालों से मनसबदारों ने अपने सैनिकों के वेतन नहीं दिए थे, इसलिए वो लोग भी जीवन यापन की तलाश में थे और जिसने उन्हें बंदा बहादुर के साथ आने के लिए प्रेरित किया। और औरंगजेब के बाद नए मुगल बादशाह बहादुर शाह की छवि उदारवादी जरूर बन गई, लेकिन वो चूंकि पंजाब और दिल्ली से दूर थे, इसलिए उनके अपने अफसर और आम लोग उन्हें कमजोर समझने लगे। लोगों के मन में बादशाह का जो डर था वो जाता रहा। और आप देखते हैं कि नवंबर 1709 में बंदा बहादुर के सैनिकों ने अचानक सरहिंद के कस्बे सामाना पर हमला बोला। हरियाम गुप्ता लिखते हैं, सामाना पर हमला करने की वजह ये थी कि 34 साल पहले गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करवाने वाला और गुरु गोविंद सिंह के लड़कों को मारने वाला व्यक्ति वजीर खां उसी शहर में रह रहा था।
समाना के पास सिधौरा के मनसबदार उस्मान खान ने गुरु गोविंद सिंह से दोस्ती रखने वाले एक मुस्लिम पीर को तंग किया था, इसलिए वहां कत्लेआम का आदेश दिया गया। और बाद में खपी खान ने लिखा कि बंदा ने मुगल अफसरों को आदेश दिया कि वो अपना पद छोड़ दें। और समाना को बचाने के लिए दिल्ली से सरहिंद को कोई मदद नहीं भेजी गई। सरहिंद दिल्ली और लाहौर के बीच बसा शहर था, जहां मुगलों ने बड़े बड़े भवन बनवा रखे थे और ये उस समय पूरे भारत में लाल मल बनाने के लिए मशहूर था। सरहिंद पर फतेह बंदा बहादुर ने मई 1710 में सरहिंद पर हमला बोला और हरीश ढिल्लो अपनी किताब फर्स्ट राज ऑफ द सिक्स द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ बंदा सिंह बहादुर में लिखते हैं, बंदा की फौज में 35,000 लोग थे और इनमें 11,000 भाड़े के सैनिक थे। वजीर खां के पास अच्छी ट्रेनिंग के लिए हुए 15,000 सैनिक थे। कम संख्या में होते हुए वजीर की सेना के पास सिखों से बेहतर हथियार थे। उनके पास कम से कम 2 दर्जन तोपें थीं और उनके आधे सैनिक घुड़सवार थे। 22 मई 1710 को हुई इस लड़ाई में बंदा ने ये मानते हुए कि सबसे कमजोर तोपखाने को हमेशा बीच में रखा जाता है, बीच में रखी 4 तोपों पर सबसे पहले हमला बोला। इस हमले की कमान उन्होंने भाई फतेह सिंह को दी। हरीश ढिल्लो लिखते हैं कि आमने सामने की लड़ाई में फतेह सिंह ने वजीर खां के सिर पर वार किया और जैसे ही सरहिंद के सैनिकों ने अपने सेनापति का सिर कट जमीन पर गिरते देखा, उनका मनोबल गिर गया और वो मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस लड़ाई में बंदा बहादुर की जीत हुई। सरहिंद शहर को मिट्टी में मिला दिया गया। इसके बाद जब बंदा बहादुर को खबर मिली कि यमुना नदी के पूर्व में हिंदुओं को तंग किया जा रहा है, तो उन्होंने यमुना नदी पार की और सहारनपुर शहर को बरात किया। बंदा बहादुर के हमलों से उत्साहित होकर स्थानीय सिख लोगों ने जलंधर, दोआब में राहोन, वटाला और पठानकोट पर कब्जा कर लिया। नए सिक्के और सील जारी। बंदा सिंह बहादुर ने अपने नए कमान केंद्र को लोहगढ़ का नाम दिया। सरहिंद की जीत को याद करते हुए उन्होंने नए सिक्के ढलवाए और अपनी नई मोहर जारी की। और कहते हैं कि उन सिक्कों पर गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के चित्र थे। वर्ष 1710 में 66 वर्षीय मुगल बादशाह बहादुर शाह स्वयं बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ जंग के मैदान में उतरे। दक्षिण से लौटते ही बहादुर शाह दिल्ली में नहीं रुके, उन्होंने सीधे लोहगढ़ की तरफ कूच किया। मुगल फौज बंदा की सेना से कहीं बड़ी थी। बंदा को भेष बदलकर लोहगढ़ से निकल जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। एस.एम. लतीफ अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ पंजाब में लिखते हैं, बंदा बहादुर को ध्यान में रखकर मुगल बादशाह बहादुर शाह ने आदेश दिया कि अब दिल्ली की बजाय लाहौर उसकी राजधानी होगी। लाहौर से उन्होंने बंदा को पकड़ने के लिए अपने सैन्य कमांडर भेजे। तब तक बंदा ने अपने को अपनी पत्नी और कुछ अनुयायियों के साथ पहाड़ों में छिपा लिया था। जब एक कमांडर खाली हाथ लौटा तो बहादुर शाह ने उसको किले में ही हिरासत में रखने का आदेश दिया। लाहौर में सिखों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन बंदा के साथ रात में रावी नदी में तैरते हुए लाहौर के बाहरी इलाके में आते हुए मुगल प्रशासन को तंग करने के बाद सुबह होने से पहले तैरते हुए वापस चले जाते। फर्रुख सियर ने बंदा को पकड़ने की जिम्मेदारी समद खां को सौंपी, लेकिन 1712 में बादशाह बहादुर का शाह का निधन हो गया और इसके बाद हुई लड़ाई में सत्ता पहले जहंदर के हाथ आई और फिर उनके भतीजों फर्रुख सियर को मुगल ताज मिला। फर्रुख सियर ने कश्मीर के सूबेदार अब्दुल समद खां को बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ अभियान शुरू करने का आदेश दिया। समद ने 1713 आते आते बंदा बहादुर को सरहिंद छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उनके और समद के सैनिकों के बीच लुका छुपी का खेल चलता रहा। आखिरकार समद खां को बंदा बहादुर को आजकल के गुरदासपुर शहर से 4 मील दूर गुरदासपुर नागल गांव में बने एक किले तक ढकेलने में सफलता मिल गई। वहां किले का इतना जबरदस्त घेरा लगाया गया कि उसके अंदर अनाज का दाना तक नहीं पहुंच पाया। किले के अंदर भुखमरी फैल गई और बंदा के साथियों ने गधों और घोड़ों का मांस खाकर किसी तरह स्वयं को जीवित रखा। हरिराम गुप्ता लिखते हैं कि घास पत्तियों और मांस पर गुजारा करते हुए बंदा बहादुर ने ताकतवर मुगल सेना का 8 महीनों तक बहुत बहादुरी से सामना किया। आखिरकार दिसंबर 1715 में समद खां को बंदा बहादुर का किला भेदने में सफलता मिल गई। बंदा बहादुर को दिल्ली लाया गया। बंदा बहादुर के आत्मसमर्पण करने के बाद उनके बहुत से साथियों को गुरदासपुर नांगल में ही मार दिया गया। दूसरे लोगों को लाहौर लौटते समय रावी के किनारे कत्ल कर दिया गया। और एस.एम. लतीफ ने लिखा कि सूबेदार ने विजेता की तरह लाहौर शहर में प्रवेश किया। उनके पीछे बंदा अपने सैनिकों के साथ चल रहे थे। सभी बंदियों को जंजीरों से बांधकर गधों और या फिर ऊंटों पर बैठने के लिए मजबूर किया गया।
और समद खान ने बादशाह से बंदा बहादुर को खुद दिल्ली ले जाने की अनुमति मांगी, लेकिन बादशाह ने यह अनुमति नहीं दी। तब अगले दिन समद खान ने अपने बेटे जकरिया खां के नेतृत्व में इन कैदियों को दिल्ली के लिए रवाना किया। ये आप देखिए 27 फरवरी को इस जुलूस ने दिल्ली के अंदर प्रवेश किया। जुलूस को देखने के लिए भारी संख्या में दिल्ली वासी सड़कों पर उतर आए और जेबीएस यूवी रॉय अपनी किताब रिलीजन सिविल सोसाइटी एंड द स्टडी ऑफ सिखिज्म में लिखते हैं, एक अंग्रेज ने जो फरवरी 1716 में दिल्ली में था, लिखा था कि उसने दिल्ली में घुसने वाले जुलूस को देखा था जिसमें करीब 744 जीवित सिख कैदी चल रहे थे। उन्हें दो दो करके बिना काठी वाली ऊंटों पर बांधा गया, यानी 377 ऊंटों का काफिला चल रहा था। प्रत्येक कैदी का एक हाथ गर्दन के पीछे कर लोहे की जंजीर से बांधा हुआ था। इसके अलावा उन्होंने लंबे बांसों पर मारे गए 2000 सिखों के सिर लटका रखे थे। उनके पीछे बंदा बहादुर चल रहे थे। उन्हें एक लोहे के पिंजड़े में डालकर हाथी पर सवार कराया गया था। उनके दोनों पैर लोहे की सांकलों से बंधे थे। उनकी बगल में नंगी तलवारों के लिए 2 मुगल सिपाही खड़े थे। कैदियों को मारने के आदेश। इन कैदियों को एक हफ्ते कैद में रखने के बाद 5 मार्च 1716 को उनका कत्लेआम शुरू हुआ। हर सुबह कोतवाल सरबराह खां इन कैदियों से कहता, तुम्हें अपनी गलती सुधारने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। सिख गुरुओं की शिक्षा में अपना विश्वास समाप्त करो, इस्लाम धर्म कबूल करो, तुम्हारी जिंदगी बख्श दी जाएगी। हरीश ढिल्लों लिखते हैं कि हर सिख ने मुस्कुराते हुए ना में अपना सिर हिलाकर कोतवाल की पेशकश का जवाब दिया। 7 दिनों तक लगातार हुए सिख कैदियों के नरसंहार के बाद उसको कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया। कोतवाल ने फर्रुख सियर को सलाह दी कि बंदा बहादुर को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कुछ समय और दिया जाए। जेल में एकांतवास में रह रहे बंदा बहादुर की कोठरी के सामने से जब भी कोतवाल सरबराह खां गुजरता, वो उन्हें अपनी माला के दाने गिनता हुआ पाता। और कोतवाल ने कूटता कि सभी हार पद की। 9 जून 1716 को बंदा उनके कुछ साथियों को कुतुब मीनार के पास महरौली में बहादुर शाह की कब्र ले जाया गया। वहां उनको उनके सामने सिर झुकाने के लिए कहा गया। बंदा के 4 साल के बेटे अजय सिंह को उनके सामने लाकर बिठाया गया। हरीश ढिल्लों लिखते हैं कि कोतवाल सरब शाह खां के इशारे पर अजय सिंह के तलवार से टुकड़े कर दिए गए। बंदा बिना हिले डुले बैठे रहे। अजय सिंह के दिल को उसके शरीर से निकालकर बंदा बहादुर के मुंह में ठूंस दिया गया। इसके बाद जल्लाद ने अपना ध्यान बंदा की तरफ केंद्रित किया। उनके शरीर के भी टुकड़े किए और उनको जितना संभव हो सका जीवित रखा गया। और आखिर में जल्लाद ने तलवार के एक बार से उनके सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। और बंदा सिंह बहादुर की मौत के 2 साल बाद शहीद भाइयों ने मराठों की मदद से फर्रुख सियर को न सिर्फ गद्दी से हटाया बल्कि गिरफ्तार कर उसकी आंखें फोड़ दी गई। और आप देखिए इसके बाद मुगल साम्राज्य का भी विघटन होता चला गया और आखिर में नौबत यहां तक पहुंची कि दिल्ली का बादशाह अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बनकर दिल्ली के लाल किले से कुतुब मीनार तक ही सिमटा रह गया। काबुल, श्रीनगर, लाहौर पर रंजीत सिंह का कब्जा हो गया। दक्षिण भारत से लेकर पानीपत तक का विशाल भूभाग मराठों के हाथ में चला गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंदा बहादुर के सम्मान में एक कविता लिखी, बंदी वीर पंच नदी तीरे वेनी पकाई सिरे ए देखते देखते गुरूर मनते जागिया उठे चे सिख और निर्गम निर्मम निर्भीक। तो ये कहानी बंदा सिंह बहादुर की। धन्यवाद।